ऑल ऑफ यू, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा पर। आज हम कार्डियक सिस्टम की एक डिजीज कंडीशन लेकर आए हैं। दोस्तों, हम लोगों ने एक दोबारा स्टार्ट किया था। हमने यूट्यूब चैनल बहुत पहले बनाया था, लेकिन हमने दोबारा वीडियोस डालना स्टार्ट करा कि हमें कुछ जो भी छोटी मोटी जो भी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है, कभी नॉलेज को लेकर अहंकार नहीं होना चाहिए, ना प्राउड होना चाहिए। हमें जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान हमने गेन किया है, उसको हम हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकें। क्या पता किस स्टूडेंट को कहाँ नीड हो, क्या चीज की जरूरत हो, वो उससे बेनिफिट्स हो जाए। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। दोस्तों, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करेंगे आगे वीडियो बनाने के लिए, आगे शेयर करने के लिए और अपडेट करने के लिए। यदि आपको फाइंड आउट लगता है कि हमारी वीडियो में कोई कमी है या कोई पॉजिटिव पॉइंट्स है या नेगेटिव पॉइंट्स है, तो प्लीज आप शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स, हम लोग ऐसा नहीं है कि यदि आप कोई नेगेटिव कमेंट्स करेंगे या कुछ इंप्रूव करने के लिए कोई चीज बोलेंगे तो हम उससे हरास्ड हो, हम उससे इंप्रूव करेंगे। आपके नेगेटिव कमेंट्स को हम पॉजिटिव तरीके से लेंगे और हम इंप्रूव करेंगे। ये हमारा पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं मिट्रल वाल्व डिसऑर्डर्स के बारे में। ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया कार्डियक फेलियर के बारे में, एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में। नॉर्मली एकेडमिक क्लासेस के अंदर जो क्वेश्चन बनता है कंपटीशन का, वो यही क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, हार्ट फेलियर, एंजाइना और एमआई। लेकिन हम लोगों को जब हम स्टडी करते रहे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो स्टूडेंट होता है उसको ये पता होना चाहिए बेटा कि मिट्रल वाल्व डिसऑर्डर क्या होते हैं। जब मिट्रल वाल्व डिसऑर्डर्स की बात आती है बेटा, तो दो तरीके के मिट्रल वाल्व डिसऑर्डर्स होते हैं। एक तो होता है मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस। एक क्या होता है बेटा? मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस। और दूसरा क्या होता है बेटा? रीगर्जिटेशन। REGURGITATION, रीगर्जिटेशन। बेटा सिंपल सी बात में यदि हम डिस्कशन करें मिट्रल वाल्व डिसऑर्डर्स के ऊपर, हमारे हार्ट के अंदर 4 चेंबर होते हैं जहां पर हमारा हार्ट सिचुएट होता है। उसके 4 चेंबर होते हैं बेटा। चेंबर के बाद में नीचे जो ये पाया जाता है बेटा, नीचे पाने वालों को इसको लेफ्ट एट्रियम बोला जाता है बेटा, और नीचे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल बोला जाता है। ठीक है बेटा, इसको बोला जाता है राइट एट्रियम, और नीचे वाले को बोला जाता है बेटा राइट वेंट्रिकल। आपको पता है बेटा, हमारे हार्ट कार्डियक की 3 लेयर होती है। आउटर लेयर को पेरिकार्डियम, बीच वाले को मायोकार्डियम, इनर लेयर को एंडोकार्डियम। इन दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। ठीक है बेटा। अब बेटा सुनो, बाइक क्या बेटा? हाँ, बाइकस्पिड वाल्व, इसको बाइकस्पिड वाल्व, और इसको बोलते हैं बेटा, सही है बेटा, बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व बोला जाता है। अब सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। अब हमें दिक्कत क्या है कि पहला मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस, हमारे जो हार्ट के अंदर सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर से ब्लड को लेके आती है, हार्ट से ऊपर की, वो इन्फीरियर वेना कावा जो हमारे हार्ट के लेवल के नीचे से ब्लड को लाके राइट एट्रियम में डाल देती है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है ब्लड हमारा। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल से कहां जाता है ब्लड? लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है, और पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। यही एक ऐसी चीज होती है कि आपका आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, शुद्ध रक्त को लेके जाती है, और वेन यहां पर आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जब ये लेफ्ट एट्रियम से आता है तो ब्लड बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू या मिट्रल वाल्व के थ्रू आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड एरोटा के थ्रू आपके बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। ये एरोटा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होती है असेंडिंग एरोटा जो आपके हार्ट के ऊपर के लेवल के जो ऑर्गन है उनको ब्लड सप्लाई करती है, और एक होता है बेटा डिसेंडिंग एरोटा। ये डिसेंडिंग एरोटा आपके कार्डियक, आपके हार्ट के लेवल के नीचे के जितने भी ऑर्गन है उनको ब्लड सप्लाई करती है। तो बेटी ये हमने सिंपल इजी वे में एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब बेटी इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर आता है मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस।
निशा, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस का मतलब होता है बेटा कि ये जो वाल्व है, स्टेनोसिस होना मींस नैरोइंग, स्टेनोसिस मींस नैरोइंग, ठीक है बेटा। ये वाल्व हमारा सकरा हो गया, मींस जो चौड़ा था वो एक ही उसमें हो गया, सकरा हो गया। सकरे होने से क्या होगा बेटा, यहां पर जो ब्लड आएगा वो ब्लड जब पंप करेगा तो पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा। सकरे होने से क्या होगा, यहां पे ब्लड का कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का अमाउंट कम होगा तो हमारे टिश्यूज को सप्लाई कम हो जाएगी। ये क्या हुआ बेटा, स्टेनोसिस, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। और रीगर्जिटेशन, रीगर्जिटेशन का जो मतलब होता है बेटा, रीगर्जिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो। बैक फ्लो का कहने का मतलब ये कि जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब आपका प्रेस करेगा तो यहां का ब्लड दोबारा लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। ये रीगर्जिटेशन मींस बैक फ्लो होता है। बैक फ्लो जैसे रीगर्जिटेशन ऑफ फूड की बात करें, बच्चे ने खाना खाया और तुरंत वॉमिटिंग कर दी, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रीगर्जिटेशन। तो ये चीज समझ में आई। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर और पूछा जाता है बेटा, आपको याद आया, एक वॉमिटिंग होती है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किस डिजीज कंडीशन के अंदर पाई जाती है बेटा, ये क्वेश्चन नॉर्थ सेट के अंदर आया हुआ है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किसके अंदर पाई जाती है, तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग लिखो, PROJECTILE, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहां पाई जाएगी बताओ, कहां होती है, ये एक डिजीज कंडीशन होती है हमारे जीआई ट्रैक्ट में, पाइलोरिक स्टेनोसिस। मींस जो हमारा स्टोमक है, ये स्टोमक जो जे शेप का होता है और आगे जो ये ड्यूडोनम जिससे जुड़ी होती है, ये देखो बेटा ड्यूडोनम, यहां पर जो ये वाल्व पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक इंस्पेक्टर, और ऊपर वाले जो वाल्व को बोलते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर। समझ में आया बेटी, समझ में आया, उल्टा तो नहीं बोल गया, उल्टा बोल गया। ये पाइलोरिक इंस्पेक्टर आपके पाया जाता है यहां पर, और यहां पाया जाता है कार्डियक इंस्पेक्टर। कई बार ये होता है ना कि बहुत टाइम पढ़ाए हुए हो गया तो इधर का उधर चला, ये हो गया बेटा कार्डियक इंस्पेक्टर और ये हो गया यहाँ पाइलोरिक इंस्पेक्टर, ठीक है बेटा। जब पाइलोरिक इंस्पेक्टर पे जब यहां ये बंद हो जाता है या नैरोइंग हो जाती है तो फुल यहां पर खाना भरा पड़ा रहता है। जब वो पर्सन वॉमिटिंग करता है तो एक साथ प्रोजेक्टाइल प्रेशर के साथ वो खाना बाहर निकलता है, एक फवारे की तरह, या जैसे नल से पानी आता है इस तरीके से प्रेशर से जो निकलता है, उस वॉमिटिंग को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किस में पाया जाता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस, अब देखो भाई स्टेनोसिस का मतलब क्या हुआ, नैरोइंग होना, किसका, पाइलोरिक इंस्पेक्टर का। अब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप डिटेल में लिख दो, पाइलोरिक इंस्पेक्टर इज फाउंड इन द बिटवीन द ड्यूडोनम एंड स्टोमक, ठीक है बेटा। ये पाइलोरिक इंस्पेक्टर हुआ। जब पाइलोरिक इंस्पेक्टर से जब वो चीजें बाहर निकलेगी, इसको वॉमिटिंग को बोलते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ठीक है बेटे। अब मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस की जब बात करते हैं बेटा, ये अबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसके अंदर मिट्रल वाल्व नैरो हो जाता है। स्टेनोसिस वाल्व अफेक्ट द फ्लो ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। बेटा सिंपल सी चीज, वो मैंने जो आपको बताया वही सारी चीजें हैं कि भाई ये नैरो हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। अब मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस के जब हम कॉजेज की बात करते हैं बेटा कि क्या क्या कॉजेज हैं, तो इसके अंदर पहला कॉजेज आता है बेटा रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर कार्डियक प्रॉब्लम पैदा करता है। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। बेटा बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि रूमेटिक फीवर। अब बेटा कई बार तो कई लोग क्या सोच लेते हैं ये फीवर है, कई लोग बोल देते हैं जॉइंट पेन है, अरे ये हमारे कार्डाइटिस पैदा कर देता है, कार्डियक डिजीज पैदा करता है, जिसको रूमेटिक फीवर बोला जाता है। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ये चीज समझ में। रूमेटिक फीवर can cause the mitral valve stenosis and inflammation of the endocardium। ये उसको क्या बोला जाएगा बेटा, एंडोकार्डियम के इन्फ्लामेशन को एंडोकार्डाइटिस, है ना बेटा। और ज्यादा आपको डिटेल में लिखना पेरिकार्डाइटिस भी लिख सकते हो, क्योंकि इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन तो कोई भी हो जिसके कारण स्टेनोसिस हो सकता है बेटा। और नेक्स्ट होता है बेटा कैल्सिफिकेशन ऑफ द मिट्रल वाल्व लीफलेट्स। कैल्सिफिकेशन ऑफ द
कैल्सिफिकेशन ऑफ मिट्रल वाल्व लीफलेट्स। मिट्रल वाल्व लीफलेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो मिट्रल वाल्व की जो ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है यहां पर कैल्सिफिकेशन हो जाता है। उस कैल्सिफिकेशन के कारण स्टीनोसिस या नैरोइंग हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा हम, कैल्सिफिकेशन ऑफ मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस। तो ये 3 फेमस कॉजेज है, ठीक है बेटा। बाकी आप कोरिलेट करो तो पहला कॉज बेटा, जब भी आप लिखो इसमें पहला कॉज इडियोपैथिक लिखना बेटा, हमेशा हर डिजीज कंडीशन के अंदर पहला कॉज इडियोपैथिक, ठीक है बेटा। अब ये चीज आई आपके समझ में, इडियोपैथिक हो गया। जब हम कोई और इस चीज की बात करते हैं, या कंजेनिटल एनोमलीज भी होती है जिसके कारण भी ये हो सकता है। अब जब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं बेटा, तो पेशेंट रिमेन्स एसिम्प्टोमेटिक। बहुत बार बहुत कंडीशंस में पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन व्हेन वाल्व नैरोज अप टू 50%, लेकिन 50% से ज्यादा यदि वाल्व सकरा हो जाता है, अरे यदि नॉर्मल हैबिट में हमारा वाल्व नैरो हो गया तो ब्लड जाता रहता है आता रहता है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार जब ज्यादा ही स्टीनोसिस हो जाता है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले होता है एक्जर्शनल डिस्निया। एक्जर्शनल डिस्निया मींस जब आप थोड़ा बहुत काम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सांस लेने में डिफिकल्टी फील होने लग जाता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्जर्शनल डिस्निया। दूसरा ऑर्थोपनिया, जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। चेस्ट पेन हो जाएगा, पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन मींस हार्ट बीट आपको खुद को फील हो जाना। हीमोप्टेसिस, हीमोप्टेसिस क्या होता है, ब्लड इन स्पूटम, ब्लड इन स्पूटम, थूक के अंदर या कफ के अंदर ब्लड का जाना हीमोप्टेसिस कहलाता है। और ब्लड इन वोमिटिंग इज नोन एज हिमेटेमेसिस। ये समझ में आई बेटा, हिमेटेमेसिस मींस खून का उल्टी के अंदर आना और खून का थूक में आ जाना हीमोप्टेसिस कहलाता है। ये टर्म्स याद रखो। अभी एक बच्चे का एक वो मैसेज आया था कि सर आप हिंदी में पढ़ाया करो, हम लोगों को हिंदी में समझ में आती है। तो बेटा मैं आप लोगों को मोस्टली हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बताता हूं। मैं 5 मिनट इंग्लिश में भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं मोस्टली हिंदी में बोलने को प्रेफर क्यों करता हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स है दे कांट अंडरस्टैंड फुल्ली इंग्लिश। सो फॉर देम ज्यादा हेल्पफुल हो, ज्यादा वीडियो समझ में आए, इस कारण मैं कोशिश करता हूं हिंदी में बोलने की। लेकिन आप लोगों को यदि फ्यूचर ब्राइट करना है तो ये टर्म्स आपको इंग्लिश में याद करना चाहिए। हिंदी मीडियम से पढ़े हो, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, बस आपको ट्राई करनी है। आप ट्राई करेंगे आप सीख जाएंगे। बाकी मैं कोशिश हिंदी की भी करूंगा और इंग्लिश में भी बोलूंगा, ठीक है बेटा। उसके बाद इजिली फटीग, कमजोरी हो जाती है। पैरोक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया, जैसे नॉक्चुरल डिस्निया क्या होगा बेटा, रात को 1-2 घंटे सोया, सांस घुटने में तकलीफ हुई, बंदा खड़ा हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा नॉक्चुरल डिस्निया। सोते टाइम 1-2 घंटे आराम से सोया, फिर उसको डिस्निक प्रॉब्लम हो गई तो वो खड़ा हो गया, इसको बोलते हैं बेटा नॉक्चुरल डिस्निया। राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाता है। ड्यू टू राइट साइड हार्ट फेलियर एसाइटिस, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, जुगुलर नेक बेंड डिस्टेंशन एटसेट्रा मे अपीयर। राइट साइड का जो हमारा हार्ट है वो फेल हो सकता है। अब ये फेल हो जाएगा तो बेटा हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्ब होगा, जिसके कारण आपको एसाइटिस, जुगुलर बेन और ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है बेटा। अब आता है डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस की जब हम बात करते हैं बेटा, अब आपको एक चीज समझ में आ रही है बेटे, बहुत इजी वे में आपको पता है, एग्जाम के अंदर ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही याद करना है शॉर्ट वे में। अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाने लग जाऊं, डिजेक्टिलेस क्या होता है, डिजॉक्सिन क्या होता है, प्रोप्रानोलोल की डोज, वो फार्माकोलॉजी में थोड़ी बहुत आपको मैं 10-15 मेडिकेशंस बता दूंगा, एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन ये चीज से पहले आपको कम से कम डिजीज की आउटर लाइन फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि यदि मैं फार्मेसी को पढ़ा रहा होता तो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करते, यदि मैं एमबीबीएस को पढ़ा रहा होता तो मेडिकल डायग्नोसिस या मेडिकल पैथोलॉजी पे ज्यादा फोकस होते। हम लोग नर्सिंग स्टूडेंट है तो हमारा जो मेन फोकस है वो नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर है, कि हाउ वी कैन मैनेज या हाउ वी विल डू द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर दैट पेशेंट। अंडरस्टूड। सो इन द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिक। सबसे पहले डायग्नोसिस क्या होगा, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल साइन ऑफ पेशेंट। उसके बाद लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड, यदि आपके हार्ट साउंड पहली जो लबडब की साउंड आती है, पहली साउंड यदि ज्यादा तेज आ रही है तो मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस के चांसेस है। मिड डायजेस्टिक रंबलिंग, मरमर साउंड हो रही है, मरमर साउंड यदि आ रही है बीच में, रंबलिंग मींस इधर उधर डिस्टर्ब हो रही है, तो इलेक्ट्रो ईसीजी के द्वारा, इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा, चेस्ट एक्सरे के द्वारा, और हार्ट चैम्बर कैथेटराइजेशन। हार्ट चैम्बर कैथेटराइजेशन मींस आपके हार्ट से जो पल्मोनरी, जो आर्टरी या वेन
जैसे हमारे हार्ट के अंदर यदि लेफ्ट वेंट्रिकल का हमें कैथेटराइजेशन करना हो तो एरोटा के थ्रू कैथेटर डालनी पड़ेगी, या हमारे राइट एट्रियम के अंदर करना हो तो हमें राइट एट्रियम को आइडेंटिफाई किया जाता है सियाम या मशीन के अंदर में, एंजियोग्राफी के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी आर्टरी और वेन कहां कनेक्ट है। उस कनेक्शन के थ्रू हम एक ट्यूब डालते हैं और उस ट्यूब डालने के बाद उसके आगे कैमरा या लेंस लगा होता है, जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि कहां किस चेंबर में क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है बेटा। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा कोई भी कार्डियक पेशेंट आए ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद एंटीकोगुलेंट हेपेरिन देना है बेटा, एंटी डिसरिथमिक प्रोप्रानोलोल एंटी डिसरिथमिक मीन जो आपके डिसरिथमिया को कंट्रोल करे उसको प्रोप्रानोल देते। डिजॉक्सिन, ये आगे देखो डिजॉक्सिन नाम, डिजॉक्सिन फेमस ड्रग है, यदि आपके शॉर्ट नोट्स आएगा तो डिजॉक्सिन के ऊपर आता है डिजेटियलिस और डिजॉक्सिन, ये एक ही नाम है बेटा, ये हमेशा आता है। ये मैं जब बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर में पढ़ रहा था तो मेरे यहाँ भी फार्मेकोलॉजी के अंदर शॉर्ट नोट्स आया था डिजिटेलिस के ऊपर डिजॉक्सिन। इसकी डोज, प्रॉपर डोज, यूज और कहां यूज करते हैं ये लिखना है बेटा। तो एडमिनिस्टर डिजॉक्सिन ये क्या करता है बेटा, हमारे वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करता है एट्रियल फिब्रिलेशन के दौरान। एट्रियल फिब्रिलेशन का मींस तेजी से धड़कना, एट्रियल फिब्रिलेशन मींस एट्रियम का तेजी से धड़कना, या उसको क्या बोलेंगे, पंप करना। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मींस वेंट्रिकल का तेजी से फिब्रिलेट करना या तेजी से धड़कना, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कह रहा था। नेक्स्ट डायूरेटिक थेरेपी, डायूरेटिक थेरेपी क्या देंगे डायूरेटिक्स के अंदर, लेसिक्स का कंटेंट क्या होता है, फ्रूजामाइड, ये क्या करेगा, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करेगा। उसके बाद मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस इज एंडोकार्डाइटिस, देन एंटीबायोटिक थेरेपी इज गिवन। यदि किसी पर्सन को उसकी पैथोलॉजी पता है और एंडोकार्डाइटिस किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो उस कंडीशन में उसे एंटीबायोटिक थेरेपी मींस एंटीबायोटिक्स दी जाती है। समझ में बेटा। उसके बाद जब हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं बेटा, सर्जिकल मैनेजमेंट में आता सबसे पहले वेल्वुलोप्लास्टी, सर्जिकल मैनेजमेंट की जब बात आती है बेटा तो सबसे पहले होता है BALVULOPLASTY। देखो बेटा, प्लास्टी मींस रिपेयर करना, और किसको, वाल्व को, जो मिट्रल वाल्व उसको रिपेयर करना, या तो नैरोइंग खोल देना, स्टेनोसिस को रिमूव कर देना, या यदि कोई ज्यादा वहां पे इंजुरी या कोई चोट लगी है तो उसे रिपेयर कर देना, ये कहलाता है वेल्वुलोप्लास्टी। दूसरा होता है रिप्लेसमेंट ऑफ मिट्रल वाल्व। रिप्लेसमेंट ऑफ मिट्रल वाल्व का मतलब क्या होता है बेटा कि नॉर्मली रिप्लेसमेंट ऑफ मिट्रल वाल्व, आर्टिफिशियल वाल्व भी आते हैं, आर्टिफिशियल वाल्व इस इम्प्लांट टाइप में, उनको क्या किया जाता है बेटा, इस वाल्व को हटा के वो आर्टिफिशियल वाले इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। आर्टिफिशियल वाल्व के इम्प्लांट करने से क्या होगा बेटा कि जो नॉर्मली वो चीजें कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के अंदर पेसमेकर भी इंस्टॉल किया जाता है, मींस लगाया जाता है, कंडक्शन सिस्टम को पूरा रिपेयर किया जाता है। हमारे कार्डियक सर्जन नॉर्मली रिप्लेसमेंट ऑफ मिट्रल वाल्व करते हैं और दूसरा वेल्वुलोप्लास्टी, ये दो सर्जरी आपको याद हुई। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन का मतलब होता है बेटा बैकफ्लो। मैं लिख दूं टॉपिक का नाम पहले, मिट्रल वाल्व डिसऑर्डर्स के अंदर। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है क्या, रिगर्जिटेशन। समझ में आ रहा भैया सावन, तेरा तो मौसम ही बहुत बढ़िया है, मौसम बदल दिया। रिगर्जिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू द लेफ्ट एट्रियम ड्यू टू मिट्रल वाल्व एबनॉर्मलिटी इज नोन एज मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन। बेटा सुनना, मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगा, पूरे हार्ट का नहीं बनाऊंगा कि भैया ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, इसके बीच में ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच में ये जो पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं हम, मिट्रल वाल्व। इस मिट्रल वाल्व के अंदर क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो यहां होता है और यहां एरोटा के थ्रू ये बाहर निकलता है। लेकिन किसी कंडीशन में मिट्रल वाल्व की एबनॉर्मलिटी के कारण ये जो ब्लड यहां पर कलेक्ट है बेटा, ये ब्लड का बैक फ्लो हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन। जिसको क्या बोलते हैं बेटा, रिगर्जिटेशन। समझ में आया बेटा। रिगर्जिटेशन की जब हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण है इसके, तो कारण के अंदर सबसे पहला जो कॉजेज आता है बेटा वो होता है बैक फ्लो ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। दिखाई दे रहा हूं, पहला जो कॉजेज होता है इसके अंदर कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, पहला कॉज कोरोनरी हार्ट डिजीज, दूसरा हार्ट अटैक, तीसरा हाइपरटेंशन, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, एंडोकार्डाइटिस, रूमेटिक फीवर। ठीक है बेटा, और कार्डियोमायोपैथी। मींस हमारे जो हार्ट से रिलेटेड जो भी रिगर्जिटेशन मिट्रल वाल्व का हो रहा है, तो मिट्रल वाल्व के अंदर मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस हो
या मिट्रल वाल्व नैरोइंग हो जाए, या मिट्रल वाल्व को कोई कंजेनाइटल एनोमलीज हो जाए, या बीपी ज्यादा बढ़ जाए, या लेफ्ट साइड का हार्ट अटैक हो गया तो वो ब्लड फ्लो दोबारा होगा ना बेटा, रिगर्जिटेशन तो जब ही होगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाए, रूमेटिक फीवर हो जाए और एंडोकार्डाइटिस हो जाए। ये बेटा आपको कॉज याद करने, 4-5 कॉज आप याद कर लोगे ना कि ये डिजीज में ऐसा ऐसा होता है, तो ये अपने आप आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। अब इसके जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, बेटा मैंने आपको बताया ना कार्डियक सिस्टम के अंदर यदि कोई भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले क्या होता है डिस्निया और ऑर्थोपनिया, ये तो लिखना ही है भाई। डिस्निया मींस डिफिकल्टी इन टेकिंग ऑक्सीजन या टेकिंग रेस्पिरेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सिंपल भाषा में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। दूसरा ऑर्थोपनिया, स्टैंडिंग पोजीशन में सांस लेने में तकलीफ होगी। नेक्स्ट नॉक्चुरल डिस्निया, पर्सन सोया है, वही सिम्टम्स हैं, पर्सन सो गया 1-2 घंटे हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई, वो खड़ा हो गया, इसको क्या बोलते हैं बेटा नॉक्चुरल डिस्निया। पेरिफेरल एडिमा, उसके बॉडी के ऊपर एडिमा आने लग गया बेटा। एडिमा के अंदर कई बार कई क्वेश्चंस कई लोग पूछ लेते हैं एज ए कॉमन फर्स्ट एड पर्सन, यदि आपने फर्स्ट एड का भी डिप्लोमा किया है तो हमें ये पता होगा बेटा कि यदि हमारे किसी बॉडी पे किसी पर्टिकुलर एरिया का, अरे छोटा मोटा मेरे वुंड हो गया, स्वेलिंग आ रही है, तो वो समझ में आता है भाई, या इन्फ्लामेशन हुआ है, घाव हो गया तो स्वेलिंग आ रही है। यदि किसी के पूरे पैरों में स्वेलिंग आ रही है तो मींस कहीं ना कहीं किडनी की डिजीज उसे हो रही है। एब्डोमेन पे यदि कहीं स्वेलिंग दिखाई दे रही है, पूरे में पेट फूल रहा है उसका, तो पेट को जब हम उसको टैप करके देखेंगे तो उसमें से यदि डप डप ऐसे पानी का भरे हुए ड्रम की तरह वो आवाज आ रही है तो मींस एसाइटिस फ्लूइड का कलेक्शन है। और यदि फ्लूइड का कलेक्शन नहीं और वैसे है तो क्या पता लीवर डिजीज है उसको। तो बेटा नॉर्मली स्वेलिंग बता, फिजिकल एग्जामिनेशन से कैसे मालूम पड़ता है? अरे किसी को फ्रैक्चर है, अब तुम उसका हाथ ये उठा के देखो, वो दर्द के चिल्लाएगा, मींस हो गई गड़बड़। अरे नॉर्मली यदि फ्रैक्चर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, कर कर की साउंड आ रही है तो फ्रैक्चर हो गया। आप यो देखोगे आपको कर कर की साउंड आ रही है तो मींस फ्रैक्चर है उसको, ठीक है बेटा। उसके बाद पेरिफेरल एडिमा, पैल्पिटेशंस, इजिली फटीग, स्वेलिंग ऑन फीट एंड एंकल्स, एट्रियल फिब्रिलेशन और हीमोप्टेसिस, वो सेम टू सेम जो हमारे मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस के जो सिम्टम्स है वो सेम टू सेम सिम्टम्स इसके हो जाएंगे बेटे। इसके बाद डायग्नोसिस में बेटा हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ पेशेंट, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे, डॉपलर कार्डियोग्राफी और कार्डियक कैथेटराइजेशन, सेम टू सेम बुक। उसके बाद जब हम मेडिकल मैनेजमेंट पे आते हैं तो बेटा मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेशेंट को असेस करेंगे, है ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, एंटीकोगुलेंट हेपेरिन लगाएंगे उसे, एडमिनिस्टर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस इनहिबिटर्स लगाएंगे, एग्जांपल कैप्टोप्रिल, डायूरेटिक्स, एडमिनिस्टर डिजॉक्सिन, मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन इन एंडोकार्डाइटिस हो रहा है तो उसे हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, और बेटा उसके एंटी रिदमिक ड्रग्स देंगे। और सर्जिकल मैनेजमेंट में वही चीज आएगी बेटा, रिप्लेसमेंट ऑफ वाल्व और रिपेयरिंग ऑफ वाल्व। जो चीज, अरे बेटा सुना, ये जो मैंने टॉपिक बताया ना बेटा मिट्रल वाल्व डिसऑर्डर, इस मिट्रल, अब देखो सुनो, एग्जाम में यदि मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस आए तो मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस के ही लिए लिखना है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि राइट डाउन अबाउट द मिट्रल वाल्व डिसऑर्डर्स, देन यू हैव टू राइट अबाउट द रिगर्जिटेशन एंड मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। जब हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा मैं धीरे धीरे बोलूंगा क्योंकि हमारे YouTube पे भी जो बच्चे सुन रहे हैं उनको समझ में आ जाए। और दोस्तों यदि आपको ज्यादा स्पीड लग रही है आप जरूर कमेंट्स डालना, स्पीड स्लो कर देंगे, आपको समझ में आना चाहिए, ये हमारा मेन और इंपॉर्टेंट फोकस है। ये हमें निशा ने बोला है ऐसा बोलने के लिए तो हम बोल रहे हैं, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर फॉलोइंग वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट चेक करेंगे बेटा, असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, जनरल हेल्थ स्टेटस चेक करेंगे, सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे कि कितनी सीवियरिटी है, ब्रीदिंग पैटर्न उसका चेक करेंगे, ब्रीदिंग पैटर्न क्या है उसका, एक्टिविटी टॉलरेंस लेवल, एक्टिविटी वो करता है कि नहीं करता, न्यूट्रिशनल लेवल चेक करेंगे, प्रेजेंस ऑफ साइड इफेक्ट्स, यदि कोई ड्रग्स जैसे डिजॉक्सिन और ये ले रहा है तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, एंजाइटी लेवल तो नहीं है, और नॉलेज है कि नहीं है उसे, ठीक है बेटा। अब उसके बाद में पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन, काम, कंफर्टेबल एंड वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें पहले सांस नहीं आ रही और तुमने और उसे क्राउडेड एनवायरनमेंट में फंसा दिया कि उसको जो नहीं मरना था वो भी निकल लिया। तो तिवारी जी ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है बेटे। एडमिनिस्टर ऑल द 5 रूल्स, 5 आर 5 राइट्स, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट रूट और राइट टाइम, और आजकल तो और है राइट कंसेंट, बहुत सारे हो गए 5 आर। कल हम किताब लिख देंगे तो 10 आर कर देंगे, लेकिन 5 आर कॉमन है तो ये हमें चेक करने बेटा कोई भी मेडिकेशन देने के लिए। ये पेशेंट इज ऑन डिजॉक्सिन थेरेपी, देन क्लोजली मॉनिटर करना है उसे कि उसे एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स,
ड्राउजीनेस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस, फोटोफोबिया तो नहीं है। ठीक है बेटा। पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करे। पेशेंट को लो सोडियम डाइट के लिए एडवाइस करेंगे, क्योंकि सोडियम के अंदर कभी कभी हाइपरटेंशन पैदा कर देता है। तो हम कई बार बोलते हैं ना पेशेंट को नमक मत खाओ, नमक कम कर दो, क्योंकि इससे कई बार बीपी कम होता है, जिससे कि पेशेंट की रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेंटेन न्यूट्रिशनल लेवल करना है। स्ट्रिप एसेप्टिक टेक्निक, जो भी हम प्रोसीजर करेंगे किसी भी पेशेंट के साथ, वी शुड फॉलो स्ट्रिक्टली द एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक का मतलब ये होता है कि तुम ये नहीं कि हाथ अपने पीछे बम्प पे पहुंच के और उसको खाना खिला दो। मीन्स यू हैव टू यूज प्रॉपर हैंड वॉशिंग, प्रॉपर ग्लविंग, गाउनिंग एंड प्रॉपर स्टेराइल तरीके से आप पेशेंट की केयर करेंगे। क्योंकि नॉर्मली जब पेशेंट हमारे यहाँ प्रॉब्लम तरीके से एडमिट होते हैं तो उनको कोई ना कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन लगा होता है, उनके कोई छोटा मोटा घाव वहां लगा रहता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है पेशेंट का। तो यदि हम वहां पर एसेप्टिक टेक्निक यूटिलाइज करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। और ये हमारा बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है कि हम किसी का इन्फेक्शन को रोक पाए। ठीक है बेटी। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट यदि किया है तो प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर हम उसे प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है मिट्रल वाल्व डिसऑर्डर्स का। और बाकी के हम जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बेटा एरोटिक वाल्व डिसऑर्डर। इन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।